हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमारी अभी इकॉनमी चल रही है। तो 2 लेसन आ चुकी है। आई होप कि आपने वो दोनों दोनों लेसन देख लिया है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एंड देन यहाँ पे हम लोग कोविड-19 वैक्सीन और आईपी वेवर क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल है दोनों, आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कल एक मैं क्वेश्चन पूछी थी, उसके आंसर मैं डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको बतानी है। जो टर्म है 15th फाइनेंस कमीशन का, वो 2 साल के लिए रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है। एंड सेकंड है कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो 6 ईयर्स तक एप्लीकेबल होगा, ना कि यहाँ पे 5 ईयर्स पीरियड तक। तो बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2 साल के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया, 1 साल के लिए किया गया है। मेनली क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन, आप देखो कि 280 आर्टिकल के तहत इसकी डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी कि ये हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा गया है। और इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर फिक्स्ड होता है। अभी आप देखो कि 2020 में ये 15th फाइनेंस कमीशन जो है स्टार्ट हुआ है, जो कि 2025 तक चलने वाले थे। बट कोविड-19 को देखते हुए इनका 1 साल जो है वो एक्सटेंड किया गया है। इसके बारे में अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे 2019 से ही ये बातें स्टार्ट हुई है। और लास्टली आप देखो कि ये बात निकल कर आई है कि अभी 6 ईयर्स का इनका टेन्योर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बात करते हैं हम लोग सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। तो रिसेंटली सेबी है, सेबी के द्वारा यहाँ पे पब्लिक किया गया जो टेक्निकल ग्रुप रिपोर्ट है, वो भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं आगे क्या बातें की जा रही है। एक्चुअली यहाँ पे प्रपोजल है कि एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप किया जाएगा, जो कि पहली बार हमारे यूनियन बजट जब 2019 में डिस्कस की गई थी, तब उस समय ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो है फंडा निकल कर आया था। एंड अभी भी मुझे याद है कि मैं इससे रिलेटेड आपके साथ जो है टॉपिक डिस्कस की हूँ लास्ट ईयर ही। 2019 में सेबी के द्वारा एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, जो कि पूरी तरीके से देख रहे थे कि कैसे हमारे देश में ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाना है। तो ये जो वर्किंग ग्रुप है, इनके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो जून 2020 में की गई थी। फिर सितंबर 2020 में क्या हुआ कि सेबी के द्वारा जो है एक टेक्निकल ग्रुप को सेटअप किया गया, जो कि फर्दर यहाँ पे एडवाइस करेंगे, और जो भी रिकमेंडेशन है कि किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग ग्रुप के द्वारा दिया गया है, तो उन सब के ऊपर यहाँ पे क्लैरिटी निकल कर आएगी। तो ये तो बातें हुई, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। पहले आपको टॉपिक के बारे में क्लियर पता होना चाहिए, तब यहाँ पे आप लोग फर्दर चीज़ें समझ पाओगे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक रेगुलेटेड फंडिंग प्लेटफॉर्म जैसा काम करता है। यानी कि आप लोग देखो कि जो भी फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यहाँ पे अलाउ किया गया है कि सोशल पर्पस के लिए जो है ना, वो यहाँ पे फंड्स रेज कर सकते हैं। जैसे आप देखो कि इनका काम क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि यहाँ पे सोशल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो लोग काम करते हैं। अपने खुद के प्रॉफिट के लिए उनका ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं होता है, प्रायोरिटी होता है पब्लिक वेलफेयर, एंड उसी से रिलेटेड वो सोशल वर्क भी करते हैं। फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे सोशल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस है, इनका भी सेम काम है। तो फंड रेज करना, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स वगैरह जो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनके लिए इनको फ़ंड की ज़रूरत होती है। और फंड कहाँ से मिलेगा, तो फंड रेज करने का इनके लिए एक अच्छा तरीका लाया जा रहा है कि एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे हमारे यहाँ आप देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो उसी तरीके से सोशल, यानी कि हमारे सोसाइटी को एक और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए, उसके लिए एक स्टॉक एक्सचेंज लाया जा रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सोशल सेक्टर्स जैसे कि ये फंड रिसीव करते हैं, तो इसमें हमारा सीएसआर आता है। जैसे कि हर एक कंपनी में, जिसकी एक आप देखो कि 500 करोड़ तक उनकी अगर ज़्यादा इससे टर्नओवर है, तो वैसे जितने भी कंपनीज होते हैं उनको सीएसआर में जो है कुछ फंड, अपना कुछ परसेंटेज ऑफ फंड जो है प्रॉफिट का, वो कंट्रीब्यूट करना होता है। तो वैसे तो सीएसआर है ही, जो कि हमारे यहाँ आप देखो कि गवर्नमेंट ग्रांट्स को और इन्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा आप देखो कि क्या है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सारी एक साथ आती है। जितना भी यहाँ पे आपका प्रॉफिट इंटरप्राइजेस है, साथ ही आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे आप देखो कि इन्वेस्टर्स के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो बाद में वो क्या कर सकते हैं कि वो इस तरीके के लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से, लिस्टेड कंपनी से जो भी यहाँ पे बॉन्ड रहता है ना, तो बॉन्ड के फॉर्म में ये अपनी स्टेक को जो है फिर से ये खरीद लेते हैं। तो ये काम आपका चलते रहता है। यहाँ पे एक देखिए कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करेगा। तो ये रिटेल इन्वेस्टर है, मान लीजिए कि किन्हीं को यहाँ पे प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट करना है, तो वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा कि ये इनको काफ़ी ज़्यादा जो है कैपिटल मिलेगा, यानी कि फ़ंड रेज कर पाएंगे प्रोजेक्ट के लिए। तो सोशल इंटरप्राइजेस के पास ये गया। सेकंड आप देखो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे
कि सबसे पहले जो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन है उससे वो इंश्योरेंस वगैरह या फिर यहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ लेंगे। उसके बाद आप देखो कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे लिस्ट होंगे और वो अपना सिक्योरिटी टाइप के लिए जो है यहाँ पे प्रेफरेबल होंगे कि कितना उनको यहाँ पे अपना इन्वेस्ट वगैरह करना है। तो यहाँ पे ये आप समझ गए कि यहाँ पे एक्चुअली किया क्या जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर आप देखो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, एक्चुअली वो किस तरीके से यहाँ पे फंड रेज कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है लाया जा रहा है। ठीक है, साथ ही हम लोग देखिए तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे सोशल और जो इन्वायरमेंटल मिशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स को एक तरीके का अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो यहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना उसको यहाँ पे टैकल कर सके, मिटिगेट कर सके, यानी कि जो भी हमारे सोसाइटी में एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर सके। साथ ही एक अच्छा खासा होगा कि एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है फिनेंशियल रिटर्न भी प्रोड्यूस हो सके। कुछ अगर मोस्ट प्रोमिनेंट अगर हम लोग देखें कि ऑल ओवर द कंट्री में ऐसा सोशल स्टॉक एक्सचेंज कैसा कैसा है, तो यूके में आप देखो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, कनाडा में यहाँ पे सोशल वेंचर कनेक्शन है, उसके बाद आप देखो साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन सोशल इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज है, सिंगापुर में भी इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज है। तो ये सारे कंट्रीज़ में आप देखो कि अलग से एक फ़ंड रेज करने का तरीका है जिससे कि जो भी फ़ंड यहाँ पे निकल कर आएगा वो हमारे सोशल वेलफेयर के लिए फाइनली उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमें इस तरीके की स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहली बात है कि इससे हमारा मार्केट एक्सेस इम्प्रूव हो पाएगा। एक यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉक एक्सचेंज की बात करें जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, उससे हमारी जो मीटिंग है ना वो फैसिलिटेट हो पाएगी, यानी कि जो हमारा सोशल सेक्टर्स हो गया और जो इन्वेस्टर्स हो गए इनके बीच में जो हमारी यहाँ पे जो भी मीटिंग्स वगैरह है तो वो यहाँ पे फैसिलिटेट हो पाएगी कि एक तो इन्वेस्टर्स जो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि अगर वो सोशल सेक्टर्स में जैसे मुझे अगर मन करेगा कि मैं अपने सोसाइटी में कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो अच्छा है ना कि एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे मैं यहाँ एक शेयर खरीद लूँगी किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, फिर उसके थ्रू जो है मैं यहाँ पे आपको उनको पैसे दूंगी। तो इससे क्या होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है ये एक बेटर प्रोविज़न हो जाएगा कि अगर कोई एक इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए तो वो कर सकते हैं। ये आप समझो कि एक यहाँ पे एक न्यू डोर जो है ना वो ओपन हो पा रहा है कि कोई भी लोग, चाहे कोई एक इंस्टीट्यूशन है चाहे कोई एक इंडिविजुअल है, कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकता है। और इससे क्या होगा कि एक मार्केट एक्सेस है ना कि मुझे यहाँ पे एक मार्केट का प्रोविज़न मिल रहा है कि हाँ मैं यहाँ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जिसमें कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो मेरे पास एक तरीका भी हो गया, मेरे पास एक जरिया भी हो गया, तो ये एक काफ़ी बेटर तरीके का कहा जाता है। साथ ही आप देखो कि सोशल एम जो है इसमें आप देखो कि जो इन्वेस्टर्स है और जो इन्वेस्टी है उनके बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। एक चॉइसेस है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिमिलर विजन मिशन है तो वहाँ पे आप लोग की कोऑर्डिनेशन बढ़ पाएगी। इससे एक अच्छा खासा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी निकल कर आ पाएगा, क्योंकि आप देखो कि जो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स है जिसमें कि हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे जो भी इंस्टॉल करेंगे तो एक बेटर तरीके से हमारा जो है ऑनलाइन कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी आपका बिजनेस अगर ऑनलाइन है तो वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ है। परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे फिलैंथ्रोपी हो गई। इट मीन्स कि जैसा परफॉर्मेंस होगा इंटरप्राइजेस की जो भी यहाँ पे लिस्टेड होंगे स्टॉक एक्सचेंज में उनको अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। फिर इससे पता चल पाएगा कि हाँ बेटर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस जो है इसका रिजल्ट क्या है। साथ ही जो बर्डन है सरकार के ऊपर वो कम हो पाएगा। आप देखते हो कि सबसे अच्छा एक ऑल्टरनेटिव तो मुझे यही लगता है कि हर एक जितनी भी सोशल सिक्योरिटी के लिए जितना भी वेलफेयर प्रोग्राम जो है सरकार के द्वारा लाई जाती है, स्कीम्स लाई जाती है, तो अल्टीमेटली जो है सरकार के ऊपर बर्डन होता है। बट सरकार ही क्यों, क्या हम जैसे इंसान या फिर कोई और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो यहाँ पे ये इस तरीके का काम करना चाहते हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कोई एक ज़रिया होना चाहिए ना कि वो भी इन्वेस्ट करके जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये एक बेटर तरीका है जिससे कि मुझे लग रहा है कि हाँ सरकार के ऊपर बर्डन कम होगा। साथ ही आप देखो कि सोशल स्टॉक जो एक्सचेंज है वो कोविड-19 को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड-19 के कारण आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की जो है वो जॉब चल गई, इनकम चल गई, बहुत सारे घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। तो उसके हिसाब से जो है कहीं ना कहीं कोविड-19 एड फंड जो है वो सेटअप किया जा सकता है जिससे एक अच्छा खासा सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे आज के डेट में ज़रूरत बताई जा रही है कि जिससे हम लोग जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे देश में किसी भी चीज़ को न्यू सेटअप करने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। तो क्या क्या चैलेंजेस है, सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि सोशल इंटरप्राइज कहते किसको है।
एक तो बहुत रेंज ऑफ इंटरप्राइजेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। देखिए आप एनजीओ को ही ले सकते हो, एक सिंपल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे यहाँ। तो बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल गुड्स के लिए वो काम कर रहे हैं और सोशल गुड्स को डिलीवर करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो फिर हमें एक अच्छा खासा डेफिनेशन लेकर आना पड़ेगा कि सोशल इंटरप्राइजेज जो है कहते किसको है। तो ये हमारे देश में नहीं है। सेकंड है कि हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। आप देखो कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स लगाए जाते हैं उनमें यहाँ पे ज़रूरत है कि उनको मॉनिटर किया जाए, क्या क्या उससे जो है कोई भी अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीज़ों को देखना। साथ ही इन्वेस्टमेंट रेडीनेस और जो स्कोप है इमर्जिंग एंटिटीज़ का, जैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम लोग देखें तो इसकी जो ज़रूरत है, सबसे पहले सोशल इंटरप्राइजेस को बिल्डअप करना है, कैपेसिटी बिल्डअप करना है। लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम यहाँ पे एवेल्यूएट करना है। इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका इस एवोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट है, इसको भी देखना है। ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड मेट्रिक को डिफाइन करें और जितना भी सोशल प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट है ना उसको हम लोग मेज़र करके चलें। तो एक एसोसिएट्स, इससे आपको देखने को मिलेगा कि एसोसिएट सोशल और फाइनेंशियल रिटर्न जो है यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको मिल पाएगा। साथ ही ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है और टैक्स बेनिफिट भी है। अगर सोशल सिक्योरिटी स्टॉक की बात करें, सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली ये डेलिनेट किया जाएगा कि कितना यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग ट्रेड करेंगे उसके ऊपर कितना यहाँ पे टैक्सेस लगेगी। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये ओवरऑल बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ चैलेंजेस क्या है कि हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखने को मिलता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे कुछ अच्छा खासा स्कोप देखने को नहीं मिलेगा। एवोल्यूशन का अगर इम्पैक्ट देखो तो वो इतना ज़्यादा जो है पॉजिटिव तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। और जितना भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या उससे टैक्स बेनिफिट होगा कि नहीं, तो टैक्स को लेकर एक अलग ही हमारे यहाँ प्रोविज़न है और टैक्स क्लियरेंस बहुत कम देखने को मिलता है। इवन हमारे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स टैक्स जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस है, चैलेंजेस के फॉर्म में कहा जा रहा है कि इसको हम लोग को रिजॉल्व करना होगा, तभी ये हो सकता है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग अपने देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिससे हमारे देश में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको अनेबल कर पाएंगे और हमारे देश में ये जो इनिशिएटिव लाई जाएगी वो फ्लरिश हो सकेगी। सबसे पहली बात होगा कि यहाँ पे हम लोग को सोशल इम्पैक्ट रिपोर्टिंग करना होगा, एक कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड लेकर चलना होगा जिससे कि इस तरीके के स्टॉक एक्सचेंज लाने से हमारे सोसाइटी में कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, दोनों एफपीई का भी और एनपीओ का भी। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। टैक्स बेनिफिट यहाँ पे लेकर आने की ज़रूरत है। हमें जो टैक्स से रिलेटेड जितने भी कानून है उसको सिंक्रोनाइज करना होगा सोशल सेक्टर्स को लेकर, जिससे कि जो फंडिंग मॉडल्स है ना उसको हम लोग बेटर कर सके और वेरियस क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स को यहाँ पे फ़ायदा हो सके। साथ ही एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी सेटअप करने की ज़रूरत है। तो कहा जा रहा है कि हाँ यहाँ पे ऐसा हमारे देश में ऐसा काम होना चाहिए एनपीओ के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे एक क्रेडिबल और स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जितने भी हमारे यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे। तो एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन जो है हमारे देश में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। साथ ही रीगरस रेगुलेटरी स्क्रूटनी की ज़रूरत है। हमें ये इंश्योर कराने की ज़रूरत होगी कि जो ओनली बोनाफाइड है एफपीओ एनपीओ ये सारे, बल्कि कैसे हम लोग इसको स्टॉक एक्सचेंज जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसके साथ एसोसिएट करें। तो सेबी है जिनको यहाँ पे आकर काम करना चाहिए और यहाँ पे जो सोशल इम्पैक्ट डायमेंशन है उसको भी यहाँ पे देखना चाहिए। साथ ही अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि आप पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो हमें पता है कि हाँ हमारे देश में ऐसी भी कोई ऑल्टरनेटिव लाने की बात की जा रही है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसी भी कोई बातें होती है और भी देशों में इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन और भी लोग इसे नहीं जानते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि इसकी क्या ज़रूरत है आज के डेट में हमारे देश में और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा दोनों को, हमारे सोसाइटी को भी और इन्वेस्टर्स को भी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और एक न्यू टॉपिक आपको देखने को मिला होगा। एंड यस, वन मोर थिंग कि जो टेक्निकल ग्रुप की बात की गई है जिसे सेटअप करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, तो इसकी की रिकमेंडेशन भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या बातें रखी गई है। सबसे पहली बात कही गई है कि कॉर्पोरेट फाउंडेशन है, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे इन एलिजिबल होना चाहिए यहाँ पे फंड रेज करने के लिए। इट मीन्स कि जो यहाँ पे स्टॉक सोशल स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म है इसके अंदर कौन कौन इन एलिजिबल है, इसमें कौन कौन नहीं आएंगे। तो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत सारे जो आपको धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट फाउंडेशन है, तो वो सारे लोग जो है इस स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं, वो एलिजिबल है ही नहीं।
दोनों अगर हम लोग बात करें एफपीई की और एनपीओ की, तो उनको सिर्फ अलाउ किया गया है, यहाँ पे सिर्फ तो नहीं है लेकिन हाँ उनको अलाउ किया गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उनको यहाँ पे एनपीओ के लिए और एफपीई के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर देखें क्या क्या मोड्स अवेलेबल है जिससे कि हम लोग फंड रेज कर सके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये इक्विटी हो सकता है, जीरो कूपन, यहाँ पे जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड हो सकता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड वैसे होते हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते, इंटरेस्ट फ्री होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बॉन्ड भी हो सकते हैं। साथ ही डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड होते हैं, ऐसा बॉन्ड होता है जिसको आप परचेज करो तो एक्चुअली उसमें जो भी आपको आप पैसे देते हो उससे जो है हमारे सोसाइटी में डेवलपमेंट होती है। साथ ही सोशल इम्पैक्ट फंड भी होते हैं। तो करेंटली इन सबको आज की डेट में इनको क्या कह रहे हैं हम लोग? तो सोशल वेंचर फंड कह रहे हैं। और 100% ग्रांट्स आउट का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स के द्वारा डोनेशन देने की बात की गई है। तो ये सारे मोड्स है किसके लिए? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। साथ ही अगर हम लोग देखें तो मोड्स तो यहाँ पे एनपीओ के लिए देख लिए। मोड्स अगर हम लोग एफपी इंटरप्राइजेस के लिए देखें तो वो इक्विटी है, डेट है, डेवलपमेंटल इम्पैक्ट बॉन्ड है, सोशल वेंचर फंड है, ठीक है। तो ये सारे तरीके आप लोग देख लो। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग फंड क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए? तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए? तो 100 करोड़ होना चाहिए। एक लिस्ट ऑफ ब्रॉड एक्टिविटीज़ होगा जिसके ऊपर ये बेस्ड होगा और ये चीज़ें आपकी जो आइडेंटिफाई की जाएगी नीति आयोग के द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसके तहत नीति आयोग देखेगी कि हाँ यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ है जिसमें कि आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंगेज होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल यहाँ पे 17 गोल्स है, ना जाने मैं कितनी बार आपके साथ डिस्कस की हूँ और आप लोग को भी याद होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि टारगेट कब तक है? तो 2030 तक अचीव करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हंगर हटाना है यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म करना है पॉवर्टी, मलन्यूट्रिशन, इनइक्वालिटीज़। साथ ही जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना है। और जेंडर इक्वालिटी हम लोग तभी प्रमोट कर पाएंगे जब हमारे देश की महिलाएं और जब हमारे देश के जो यहाँ पे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सारे कम्युनिटीज़ अगर स्ट्रेंथन हो पाएंगे, ये सारे कम्युनिटीज़ अगर एम्पावर हो पाएंगे तो हमारे देश में आपको जेंडर इक्वालिटी का जो फंडा है वो देखने को मिलेगा। तो ये सारे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर है कि सारे टारगेट को हमें मीट करना है। तो वो तभी हो पाएगा जब हम लोग यहाँ पे जो है इस तरीके का सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इतना ज़्यादा जो है हम लोग फंड रेज कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो रूरल स्पॉट्स है उनको भी ट्रेन करना है, स्लम एरिया को डेवलप करना है, अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए कि हर एक लोगों के पास एटलीस्ट एक अपना छत होना चाहिए कि वो उस छत के नीचे रह सके। ओके, सो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। आई होप कि आपको यहाँ पे ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज है काफ़ी अच्छा खासा, एक आप इसको अपने आंसर राइटिंग में जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ पे आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। इस तरीके की जो टॉपिक है ना, जो सरकार सोच रही है कि उसको हमें अपने देश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अगर वही चीज़ें आप अपनी आंसर राइटिंग में झलकाते हो तो वो बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन आपका बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या, और हमारे यहाँ जो टेक्निकल ग्रुप बनाने की बात की जा रही है तो इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन, ये सारी रिकमेंडेशन ने हमने देखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या बातें हैं वो हमने देखा और क्यों हमें हमारे देश में ज़रूरत है वो हम लोग देखे, चैलेंजेस क्या है इसको सेटअप करने में, और वे फॉरवर्ड भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन और आईपी वेवर को लेकर, तो ये है क्या बातें की जा रही है। रिसेंटली यूएस के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रोटेक्शन है उसको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वेव किया जाएगा जिससे कि कोविड-19 जो वैक्सीन है उसको प्रोटेक्ट करने में यहाँ पे जो है सपोर्ट मिलेगा। तो बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसमें हम लोग ने देखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यहाँ पे छूट देने की बात की जा रही है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए वैक्सीन के फील्ड में अगर आप लोग देखोगे तो कोई भी कंट्री अगर वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करती है और अगर कोई भी वैक्सीन को डेवलप करती है तो ये उनका खुद का पेटेंट होता है, खुद का अधिकार होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अगर कुछ नया चीज़ इनोवेट किया जा रहा है तो उसके लिए उस इंसान को अधिकार दिया जाता है, उस देश को अधिकार दिया जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो अभी कहा गया है कि कोविड-19 जो कि एक वैश्विक महामारी है, तो इसमें इस महामारी को देखते हुए किसी भी तरीके का किसी को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं देना है। इससे क्या होगा कि वैक्सीन जो है वो महंगे हो जाएंगे, मे भी ऐसा हो सकता है कि इसकी जो ट्रेड है वो पूरी तरीके से ऑल ओवर द इंडिया में ना हो, रेस्ट्रिक्टेड हो। तो बहुत तरीके के रूल्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत, तो इसको यहाँ पे छूट देने की बात की गई है। ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा, बाद में चलकर इसको 100 देशों ने भी यहाँ पे सपोर्ट किया है।
साथ ही साथ आप देखो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कहना है कि ये एक अच्छा मूव्स है, जिसमें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, यूनाइटेड नेशंस की जो यहाँ पे चैरिटी है जिसको यूनाइटेड नेशन एड्स कहते हैं। तो ये आपका जो है UNAIDS है, एक लीडिंग ग्लोबल एफर्ट्स है जो कि एड्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे काम करती है। और 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि एड्स को हमारे देश से पूरी तरीके से ख़त्म करना है, और ये जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक पार्ट भी है। साथ ही यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी कहा गया है कि सर्टेन कंडीशन जो यहाँ पे व्यापार से रिलेटेड है, यानी कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट में आपको देखने को मिलता है, उसमें भी कुछ छूट देने की ज़रूरत है, जिससे कि क्या होगा कि ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो टाइमली और अफोर्डेबल तरीके से जो है सारे देशों में पहुँच पाएगी। इस गोल से क्या होगा कि जो बैरियर लगता है ना कंट्रीज़ में कि वो अपना खुद का वैक्सीन को प्रोड्यूस करे, तो ये चीज़ें कम हो पाएगी। और वो भी आप देखो पर्टिकुलरली लोएस्ट इनकम नेशन को, बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर इस तरीके का प्रेशर आ सकता है कि उनको अपना इतने महंगे, अगर उसके ऊपर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लग जाएगा, पेटेंट दे दिया जाएगा, तो आपको पता है कि पेटेंट देने से बहुत सारी जो वैक्सीन्स होती है और कुछ भी यहाँ पे इनोवेशन होता है तो उनके दाम बढ़ जाते हैं। फिर सारे कंट्रीज़ जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, इवन जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर जो है एक परेशानी हो जाएगी कि वो ये सारे वैक्सीन्स को नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो उनके पास एक ही ऑल्टरनेटिव होगा कि वो अपने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वैक्सीन्स को जो है प्रोड्यूस करें। और ये भी एक अलग लेवल का है कि जो कंट्रीज़ इस तरीके से आज तक कभी नहीं कर पाई है, उनको टाइम लगेगा थोड़ा सा करने में, ठीक है। तो क्यों ना, इससे बेटर है कि जो भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है ट्रेड करने में और साथ ही साथ इस तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देने में, तो उसी चीज़ को हटा दे, जिससे कि यही एक तरीका है जिससे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे हेल्प कर सके। ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में समझिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1985 में ये लाया गया है। सबसे पहले इसको उरुग्वे राउंड जो 1986 से 94 तक चला था, उसमें ये निकल कर आया है। यहाँ पे आप देखो कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड दिया जाता है प्रोटेक्शन का। अगर कोई भी कंट्रीज़ जो है एक दूसरे के साथ व्यापार कर रही है, तो उनके बीच में व्यापार करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन होना चाहिए कि उनके ट्रेड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो भी मिनिमम स्टैंडर्ड के थ्रू। तो वही चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है। ट्रिप्स आप देखो जो पेरिस कन्वेंशन है उसके साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाता है कि कैसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, तो उसमें ट्रिप्स के थ्रू देखा जाता है। और साथ ही बर्न कन्वेंशन भी याद रखिएगा। बर्न कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क यानी कि कॉपीराइट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है बर्न कन्वेंशन, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या कवर होता है ट्रिप्स के अंदर, तो कॉपीराइट हो गया, कोई ट्रेडमार्क हो गया, जैसे कि जोग्राफिकल इंडिकेशन है, GI टैग दिया जाता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पेटेंट्स है, लेआउट डिज़ाइन है, कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट का अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ट्रिप्स के अंदर आपका कवर्ड होता है। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, कंपलसरी लाइसेंस। इसके बारे में कई बार हमने डिस्कस भी किया है। कंपलसरी लाइसेंस जो है वो 2001 का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दोहा डिक्लेरेशन के तहत इसको अलाउ किया गया है, वो भी ट्रिप्स एग्रीमेंट में और पब्लिक हेल्थ के लिए। तो एक एक वर्ड आपको याद रखना है। सबसे पहले ट्रिप्स के तहत आपको देखने को मिलेगा कि कंपलसरी लाइसेंसिंग है, और कंपलसरी लाइसेंस देने का बात होता है, और ये कब हुआ है, तो दोहा डिक्लेरेशन में निकल कर आया। कब निकल कर आया है, तो 2001 में निकल कर आया। और किसके लिए निकल कर आया है, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ के लिए मेनली जो है ये आपका कंपलसरी लाइसेंस निकल कर आया है, ठीक है। तो कंपलसरी लाइसेंस होता क्या है, तो देखिए कंपलसरी लाइसेंस जो है ना, ये नाम से ही पता चल रहा है कि एकदम कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो ये किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा या फिर कि किसी कोर्ट के द्वारा जो है थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई A पार्टी है, B पार्टी है, ये दोनों मिलकर जो है वैक्सीन बनाए, यानी कि मान लीजिए कि स्पुतनिक बनाया गया इनके द्वारा, लेकिन ये स्पुतनिक को और भी बनाना चाहते हैं। CA कंपनी है जो कि सेम इसी वैक्सीन को बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है यहाँ पे लाइसेंस नहीं है इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। तो कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है ना, कि यहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा ये C कंपनी को जो है लाइसेंस दे दिया जाएगा बिना A और B के कंसर्न में, यानी कि इनसे पूछा भी नहीं जाएगा, इनको बताया भी नहीं जाएगा, और C को इस तरीके का लाइसेंस दे दिया जाएगा कि ठीक है आप ही स्पुतनिक वैक्सीन जो है जाकर अपना डेवलप कर लीजिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है की जा रही है, और मेनली ये जो आपका कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा ये पब्लिक हेल्थ के लिए लाया गया है, और पब्लिक हेल्थ के लिए इसको अभी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन के लिए अलाउ किया गया है, जिसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। किस लिए, तो यहाँ पे अगर किसी कंट्री को ये ज़रूरत है तो उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो अब और आगे आते देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ है जो कि डिमांड कर रही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे छूट दिया जाए। तो सबसे पहली बात है कि अनप्रेसिडेंटेड डिमांड देखने को मिल रहा है। ऐसा कभी भी वैक्सीन का डिमांड इससे पहले देखने को नहीं मिला था। पैंडेमिक के पहले ग्लोबल डिमांड जो सारे वैक्सीन का था वो 5.5 बिलियन डोजेस था एक साल में।
अब अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि वैक्सीनेशन मूव्स जो है बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन सबको प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरीके का जो फास्ट है वैक्सीन प्रोडक्शन का, ये अनप्रेसिडेंटेड देखने को मिल रहा है, यानी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसा है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इस तरीके के मैन्युफैक्चर में और यहाँ तक लोगों तक पहुँचाने में, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को एड्रेस किया जाने की ज़रूरत है। तो पहले तो यही है कि जो भी आप देखो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, पेटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो उन सारी चीज़ों से लोगों को जो है छुटकारा देने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो हमारा डिमांड है वैक्सीनेशन का और लोगों को वैक्सीनेशन देने की, तो वो डिमांड एटलीस्ट फुलफ़िल हो पाए। साथ ही कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर बात करें तो एक कोर प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जो कि हेविली कंसंट्रेटेड है हमारे स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। वैक्सीन को लेकर जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो आप लोग देखते हो कि बड़े बड़े देशों में भी किया जाता है, हालांकि हमारे देश में भी किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया जाता है। कुछ यहाँ पे 6 बिलियन डोजेज़ अगर हम लोग देखें 8.6 बिलियन डोजेज़ से, तो ये कंफर्म परचेज्ड है और प्री ऑर्डर है, जो कि सरकार के द्वारा पहले ही हाई और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के द्वारा कर लिया गया है। आज के डेट में आप देखो कि ठीक है वैक्सीनेशन तो प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आ गया था लास्ट मंथ ही कि जिसमें आप लोग देख रहे थे कि वैक्सीनेशन शॉर्टेज की हर एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे कंप्लेन निकल कर आ रहा था। तो ये जो वैक्सीनेशन शॉर्टेज है ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे देश में 2 वैक्सीन यहाँ पे डेवलप हो रही थी। एक तो आप देखो कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है और दूसरा यहाँ पे जो सीरम इंस्टीट्यूट का है वो यहाँ पे कोविशील्ड है। तो दोनों वैक्सीन हमारे यहाँ लार्ज नंबर में प्रोडक्शन हो रही है, बट जितने भी बड़े यहाँ और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वो हमारे से जो है पहले ही प्री ऑर्डर कर चुके हैं कि उनको इतने डोजेज़ ऑफ जो है वैक्सीन चाहिए। मीन्स टोटल 8.6 बिलियन डोजेज़ जो हमारे यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है उससे 6 बिलियन डोजेज़ तो उन्हीं को चाहिए। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि उनके पास पैसा है, पावर है, तो उनका वो लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू जो है ये सब काम कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ एक रिसोर्सेज की भी कमी देखने को मिलती है। एथिकल पर्सपेक्टिव भी है। वैक्सीन प्रोडक्शन आप देखो कि काफ़ी पेटेंट के द्वारा लिमिट हो जाता है, दूसरे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर दे देंगे लोगों को तो उनसे भी यहाँ पे जो है कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है हमें यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सोचना है, मोरल होकर सोचना है, प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव्स लेकर चलना है कि सारी कंट्रीज़ को यूनाइट होने की ज़रूरत है और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो एकदम फेयर और रैपिड एक्सेस होना चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड। एक पॉलिटिकल और हेल्थ लीडर की अगर बात करें तो उनके ऊपर भी स्ट्रेस्ड है, तो कोई भी यहाँ पे सेफ़ नहीं होगा जब तक हम लोग सब कोई सेफ़ नहीं हो। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि सारी कंट्रीज़ को एक साथ होकर एकजुट होकर काम करना होगा। इसलिए ये एक आप देखो कि वर्ल्ड वाइड डिमांड है कि इस तरीके की चीज़ों को जो है छोड़ दे देना चाहिए इस बार। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी भी फैक्टर्स है जो कि बताया जा रहा है कि आईपी वेवर के अगेंस्ट में। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं? तो सबसे पहला है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो मेन बैरियर नहीं है एसेसिबिलिटी के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए टेक्निकल और जो लॉजिस्टिक इश्यूज़ है ना वो सबसे बड़ी बैरियर कहा जा रहा है आज की डेट में, जिस तरीके से वैक्सीन प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट ये आपका इंक्रीज़ होते गया है। तो वैक्सीन अवेलेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए जो है यहाँ पे ये बेटर होगा कि ये सारे जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, टेक्निकल बैरियर है, लॉजिस्टिक बैरियर है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आईपी पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ें कही जा रही है। सेकेंड है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करना है, तो वो इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता। यानी कि आप देखो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम लोग एक फैसिलिटी से दूसरे फैसिलिटी में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। न्यू साइट में जो भी स्टाफ्स आपको देखने को मिलेंगे उनको पहले ज़रूरत होगा कि अगर न्यू साइट हम लोग यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ पे सारे स्टाफ को पहले ट्रेन करने की ज़रूरत है हर एक तरीके से। वैक्सीन प्रोडक्शन में आप देखो कि टोटल 6 फेज़ होते हैं, तो 6 फेज़ में हर एक तरीके से लोगों को यहाँ पर ट्रेंड करने की ज़रूरत है और उतने टाइम है नहीं हमारे पास। तो सबसे पहली बात है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को जो है ना लोगों को ट्रेन करना होगा, स्टाफ को ट्रेन करना होगा, नई नई जगह पे मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जो है ओपन करनी होंगे। तो बेसिक तो प्रॉब्लम ये है, तो इसके ऊपर एड्रेस देने की ज़रूरत है। थर्ड कहा जा रहा है कि हम लोग को ऑल्टरनेटिव लेकर आना चाहिए, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जो छूट देने की बात की गई है इसका एक ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि कहा जा रहा है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग, जो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर की, तो इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है ना। इट मीन्स कि आप देखो कि अगर 2 लोगों को यहाँ पे पेटेंट मिल गया है, मान लीजिए कि आधार पूना वाला है जो कि यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है और उनके द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो उनको पेटेंट दे दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई और भी है, जैसे कि भारत बायोटेक है, वो कोवैक्सीन के साथ साथ कोविशील्ड भी अगर वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं मैन्युफैक्चर करके, तो उनको भी यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंस दे दीजिए। यानी कि आधार पूना वालों को पता भी नहीं चलेगा और ये चीज़ की लाइसेंस जो है वो यहाँ पे कोवैक्सीन वाले को भी दे दिया जाएगा, भारत बायोटेक को। तो ये ऑल्टरनेटिव हमारे यहाँ ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग को यूज़ करना चाहिए।
साथ ही आईपी जो है एक काफ़ी यूज़फुल है, जैसे कि आप देखो कि आज के डेट में जो करंट इमरजेंसी सिचुएशन जो निकल कर आ रही है ना, उसको डील करने के लिए ये चीज़ें कहा गया है कि करंट जो इमरजेंसी है, कंपनीज नॉर्मली यहाँ पे कॉम्पिटिटर है जो कि एक दूसरे के साथ काम करती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है कि हर एक इंसान चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिले अगर वो कुछ भी नया इनोवेट कर रहे हैं। तो ठीक है, लोगों के लिए यहाँ पे हेल्प तो हो ही जाएगी, सब कोई वैक्सीन यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, बट उससे पहले जो लोग यहाँ पे अपनी मेहनत लगाए हैं, टाइम लगाए है, एनर्जी लगाए, तो उनको उस तरीके से जो है ना रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक ऐसा अधिकार लोगों को देता है जो ये बताता है कि हाँ, ऐसे ये सारे लोग हैं जो कि इस फील्ड में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, सबसे बढ़ चढ़कर वो अपना एनर्जी, टाइम और मनी वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, ये सही रहेगा बोलना है कि नहीं। तो बाद में उनको रिकॉग्नाइज करने में बेटर होगा। अगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं दिया जाएगा तो आप समझो कि कोई भी यहाँ पे, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, जो भी वैक्सीन को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो सबका मान एक है ना, किसी को तो यहाँ पे एक अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि आईपी वेवर के अगेंस्ट में है। तो ये भी सही है अपनी जगह पे। वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस जो है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस का भी डिमांड करती है। तो ये भी आपको समझना होगा। आज के डेट में ग्लोबल कॉपरेशन की ज़रूरत है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है, जिससे कि हम इस पैंडमिक को डील कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ टेम्प्रेरी अगर हम लोग वेव भी कर दें, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, अगर उसमें हम लोग टेम्प्रेरी इसको छूट भी दे देना, तो आगे चलकर यहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस देखने को मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हो कि रॉ मटेरियल्स के सप्लाई में कहा जा रहा है सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का, वो है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की सप्लाई को जो है सही करना होगा, डिप्लॉय भी करना होगा ये सारे वैक्सीन्स को। तो जो ऑलमोस्ट यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो ट्रिपलिंग कहा जा रहा है कि जो आज के डेट में मटेरियल्स के जो सप्लाई को लेकर इतना डिमांड इसका बढ़ते जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्रेशर है किसके ऊपर, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सप्लाई चेन के ऊपर। वहीं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो करने की बात की जा रही है काम करने के लिए, तो कंट्रीज़ को भी इस एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी जिससे कि वो वैक्सीन बना सके। तो एक हमें एक अच्छा खासा जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाने की ज़रूरत है, जो कि टाइम टू टाइम ऑडिट करें और जो सेफ्टी है कि क्या हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज़ को अप्रूव कर सकें। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो हमें अपने देश में स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि अपने पूरे दुनिया में स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ यहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है वो चीज़ें सक्सेसफुल तरीके से हमारे लॉन्ग टर्म में वो इंक्रीज़ हो सके। साथ ही कुछ और भी इश्यूज़ है जिसे हमें रिजॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आप देखो प्राइसिंग का, साथ ही साथ जो है यहाँ पे एलोकेशन का और डिप्लॉयमेंट का। जैसे कोवैक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑप्टिमाइज़ किया गया है कि इक्विटेबल वैक्सीन डिप्लॉयमेंट के साथ इसको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्स कहने का मतलब क्या होता है, कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस है। ये वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव है जिसका एम है कि एकदम इक्वल तरीके से सारे देश में सारे लोगों को कोविड-19 वैक्सीन यहाँ पे दिया जाए। और इसमें कौन कौन इंक्लूड है, तो गावी ऑर्गेनाइजेशन है, द वैक्सीन अलायंस है, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन इनोवेशन है, साथ ही WHO है। तो इन सब के साथ मिलकर जो है यहाँ पे आप लोग देखो कि कोवैक्स को यहाँ पे कोवैक्स है जो कि एक इनिशिएटिव लाया गया है। तो कोवैक्स वन ऑफ द 3 पिलर है जिसमें कि कोविड-19 टूल्स को हम लोग एक्सेस करा सके, और ये WHO के द्वारा भी लॉन्च किया गया है, यूरोपियन यूनियन कमीशन के द्वारा भी लॉन्च किया गया है, और फ्रांस के द्वारा भी लॉन्च किया गया है इस पेंडेमिक को देखते हुए। तो ये सारे कुछ और भी इश्यूज़ है जिसे हमने रिसॉल्व करना ज़रूरी है। तो यही चीज़ें बताई गई है कि एक साइड आप देखो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव करना सही है, दूसरी जगह आप देखो तो सही नहीं है। ये तो सेम वैसे ही हो गया जैसे फार्मर्स की लोन को माफ़ कर देते। तो एक साइड अगर फार्मर की तरफ से देखो तो वो सही लगता है, लेकिन अगर हमारे देश और बैंक की तरफ से देखो तो वो बहुत बड़ा गलती लगता है। तो यही चीज़ आज के भी डेट में आपको देखने को मिल रहा है। जब ये क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आपको ये टॉपिक आएगा तो आपके पास एक बेटर पॉइंट होंगे कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सको। पॉजिटिव में यही है कि अनप्रेसिडेंटेड डिमांड को देखते हुए इसको हटाना ज़रूरी है, कोई भी तरीके का ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। साथ ही रिसोर्सेज की कंसंट्रेशन को देखते हुए, साथ ही एथिकल पर्सपेक्टिव को देखते हुए कि सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमें जो है वैक्सीन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, इस प्रायोरिटी को देखते हुए हमें ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हटाने की ज़रूरत है। बट इसके अगेंस्ट में क्या क्या फैक्टर है कि जो मेन एसेसिबिलिटी का बैरियर है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है, मेन बैरियर है टेक्नोलॉजिकल इशू, लॉजिस्टिक इशू, तो हमें उससे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। सेकंड है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। साथ ही हमें जो है आईपी वेवर का एक ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी हमारे पास है जिसको हम लोग कंपलसरी लाइसेंसिंग कहते हैं, तो उस चीज़ का यूज़ करने की ज़रूरत है। और आईपी को एक हमेशा से जैसे इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है तो अभी भी इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत है, जिससे कि जो लोग यहाँ पे अपना टाइम, एनर्जी और
मनी इन्वेस्ट किए हैं तो उनको रिकॉग्निशन मिल सके। तो ये सारी पॉइंट यहाँ पे कही जा रही है। आई होप कि यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा ये आर्टिकल। और ट्रिप्स के बारे में भी हम लोग डिटेल यहाँ पे देखें और क्या क्या बातें की जा रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ये तो हो गई। आइए आगे बढ़ते एक और आर्टिकल देखते हैं जो कि है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, FPI इसे कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जिनके द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर। यानी कि ये एक ऐसा स्कीम लाया गया है, PLI स्कीम कहा जा रहा है, जो कि यहाँ पे आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी है। तो PLI स्कीम है, यानी कि यहाँ पे जो भी इसके तहत क्या है ना कि जितना प्रोडक्शन होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे इंसेंटिव्स देने की बात की जा रही है, यानी कि एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है मनी दिया जाएगा उन सारे स्कीम्स में। तो ये देख लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो हमारे यहाँ ग्लोबल मार्केट मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन है उसको क्रिएट करना है, जिससे कि इंडिया की जो नेचुरल रिसोर्स है वो यहाँ पे निकल कर आए, इंडिया की जो ब्रांड है, फूड प्रोडक्ट है, वो इंटरनेशनल मार्केट में निकले। बेसिकली आप लोग को पता है कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात किया गया है, हमारे यहाँ स्कीम भी है उसको लेकर, सेल्फ रिलायंट का। तो उसी के बेसिस में हम लोग हर एक फील्ड में, इवन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम लोग अपने देश में जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का तो यूज़ करना ही चाहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसका वहाँ पे भी एक सेल एंड परचेज़ हो, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कहने का मतलब है कि 100% फंड जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और टोटल आप देख सकते हो 10,900 करोड़ यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 6 साल के लिए, यानी कि 2021 से लेकर 27 तक है। इसमें 2 कंपोनेंट है, एक तो है कि मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिवाइज किया जाएगा, यानी कि 4 तरीके का मेजर फूड प्रोडक्ट है। मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट है, प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल है, मैरीन प्रोडक्ट है और मोज़रेला चीज़ है। ये 4 तरीके का फूड है जिसकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसी हिसाब से इंसेंटिव्स दिया जाएगा। साथ ही हमारे यहाँ जो है ना ब्रांडिंग और मार्केटिंग को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ये 2 इस एक स्कीम का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। इनोवेटिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में, तो फ्री रेंज में है। तो क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो एग हो गया, पोल्ट्री मीट हो गया, एक प्रोडक्ट हो गई इन सारे सेगमेंट्स में जिसको यहाँ पे कवर किया गया है। अब ये स्कीम किसके किसके लिए ओपन है, तो ये स्कीम में आप देखो कि लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पे आ सकते हैं। साथ ही प्रोप्रेटिव फर्म्स भी है, कंपनी जो भी यहाँ पे आपका इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे इस स्कीम के लिए ओपन है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ओपन है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है जो कि इस स्कीम के अंदर कवर किया गया है। PLI स्कीम के अंदर अगर हम लोग कवरेज देखें तो ये मेनली जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि दूसरे स्कीम के अंदर और दूसरे स्कीम के अंदर, तो वो उन चीज़ों को, उनकी एलिजिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। इट मीन्स कि अगर कोई और भी, जैसे यहाँ पे कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्लूड है, तो मान लीजिए कि कोई और स्कीम है, अगर उसमें आप लोग को इंसेंटिव्स मिल रहा है और आप लोग को PLI स्कीम के अंदर भी इंसेंटिव्स मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पहले स्कीम में अगर आपको इंसेंटिव्स मिल रहा है तो आप इस स्कीम में नहीं इंक्लूड हो सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ समझते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अगर कोई भी रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री है या फिर फिशरी है, इसको हम लोग इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि इसकी जो ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एक चेंज में चला जाए। यानी कि आप देखते हो कि मछली से यहाँ पे फिश करी बना दिया जाता है। एग्रीकल्चर में जितनी भी हम लोग फसल उपजाते हैं उससे सब्जियां वगैरह बन जाती है। इसको ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट जो है वो एडिबल होना चाहिए, कमर्शियल वैल्यू उसकी होनी चाहिए, यानी कि जब तक ये हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के डोमेन के अंदर आए तो उसकी एक अच्छा खासा जो है मार्केट में अगर वो सारे प्रोडक्ट बिके तो उसकी एक बहुत अच्छी वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम लोग सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन देखें जो कि इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है, रेडी फॉर कंजप्शन होता है, यानी आप देखते हो रेडी टू ईट फूड भी आता है, पैकेट फूड होते हैं, बस आप उसको जो है गर्म करो और खा लो। तो ये सारे जो फूड है ये भी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे कि हमारे फूड प्रोसेसिंग के अंदर ही ये सारी चीज़ें आ रही है। कुछ की सब यहाँ पे आप देखो कि सेगमेंट्स है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, जैसे कि डेयरी हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, पोल्ट्री है, मीट प्रोसेसिंग है, फिशरीज है, फूड रिटेल्स है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपका इंक्लूड है। सप्लाई चेन अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का देखें तो सबसे पहले इनपुट है, यानी कि रॉ मटेरियल है, उसके बाद इसको प्रोडक्शन किया जाता है, फिर यहाँ पे प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज है, जितना भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है उसका प्रोडक्शन हुआ है तो यहाँ पे जो है एक तो स्टोर करके रखते हैं और दूसरा है कि यहाँ पे दुकानों तक पहुँचाते हैं, फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है, फिर सेकेंडरी प्रोसेसिंग होती है और फाइनली जो है ये रिटेलिंग होता है, यानी कि यहाँ पे शॉप तक यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट होता है यहाँ पे आप देखो कि सरकार भी प्रोक्योर करती है, बहुत सारे जो उस फील्ड के मालिक होते हैं वो भी यहाँ पे प्रोक्योर करते हैं। लेकिन अब हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को क्यों पुश किया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि मेजर एग्री कमोडिटी हब है।
हम लोग जो है भारत आप देखो टॉप प्रोड्यूसर है किस किस चीज़ में, तो दूध के फील्ड में है, पल्सेस के फील्ड में है, जिंजर हो गया यानी अदरक हो गया, केले हो गए और गुआवा हो गया, अमरूद हो गए, पपाया हो गया, मैंगोज़ हो गया। ये सारे कुछ ऐसे हमारे देश में प्रोडक्शन होते जो कि हम लोग पूरे देश में ही जो है ना इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। साथ ही हमारी सेकंड रैंक भी है वर्ल्ड में राइस, व्हीट और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में। तो क्यों ना हम लोग जब यहाँ पे एग्री कम्युनिटी हब हमें कहा जाता है, तो क्यों नहीं हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा बूस्टअप करें। सेकंड है कि डिमांड, जिस तरीके से आप देखो कि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ न्यूक्लियर फैमिली भी बढ़ते जा रही है। इट मीन्स कि हमारे दो वाली कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रही है। उसी के साथ आप देखो कि वर्किंग वुमेन भी बढ़ते जा रही है, यानी कि काम करने वाली महिलाएं जिनको इतना फुर्सत नहीं होता है कि घर में आकर वो एकदम से, जैसे हमारी मम्मी नानी लोग जो जिस तरीके से खाना पकाती है उनको इतना टाइम नहीं होता है। तो ये सारे आज के डेट में आप देखो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है, रैपिड अर्बनाइजेशन कह रहे, लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से चेंज हो रही है। तो जिस तरीके से लोगों का डिमांड बढ़ते जा रहा है ना, उस तरीके से यहाँ पे हम लोग को फूड इंडस्ट्री भी बढ़ानी होगी। साथ ही लो प्रोसेसिंग लेवल है इंडिया की, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखें तो आज की डेट में लेस देन 10% है जितना हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। और आप देखो कि ये कितना है, 65% यूएसए में होता है, 23% चाइना में होता है। तो जब हमारे खेती से इतना ज़्यादा फसल उगाया जाता है, तो क्यों नहीं हम लोग उस तरीके के फूड को जो है ना इंडस्ट्री में प्रोसेस करके जो है मार्केट तक पहुँचाते हैं। हमारे देश में आप देखो 2% तक जो है फ्रूट है, वेजिटेबल है, 8% मैरीन हो गया, 35% मिल्क हो गया, 6% जो पोल्ट्री है, सिर्फ इतना ही प्रोसेस हो पाता है, यानी कि इतनी ही चीज़ों को हम लोग कन्वर्ट करके मार्केट तक पहुंचा पाते हैं। बाकी सब कच्चा रॉ मटेरियल ही बिकता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। ह्यूज वेस्टेज होती है, आप लोग को पता है कि पोस्ट हार्वेस्ट के बाद कितना ज़्यादा फसल की नुकसान होती है। तो फसल का नुकसान होने का रीज़न दो है, लॉस का रीज़न। एक तो है कि हमारे यहाँ एक अच्छा खासा स्टोरेज नहीं है, यानी कि वेयर हाउसेज नहीं है जहाँ पे अच्छे तरीके से रख सके, कोल्ड स्टोरेज नहीं है जहाँ पे सारे सामानों को जो है अच्छे तरीके से रख सके, लॉन्ग टर्म में जो है आलू प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें जो है ना सड़े नहीं। लॉस होने का दूसरा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो है ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक ही रास्ता होता है कि किसान जो है फसल उपजा रहे हैं, उपजाने के बाद जो है उनको मंडी में बेचना है, उनसे थोड़ा रिटर्न लेना है, बस काम ख़त्म। ऑल्टरनेटिव रखिए कि वो और भी जगह जो है बेच सके, इस तरीके के अनाजों का जो है वो इंडस्ट्री में प्रोसेस हो सके। तो इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा, आम जनता को भी फ़ायदा होगा और लॉस भी नहीं होगा हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जब प्रोडक्शन होता है। तो साथ ही साथ आप देखो कंड्यूसिव पॉलिसीज़ भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आप देखो तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% तो एफडीआई है, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से। एफडीआई कहने का मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो रूट होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि 100% यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट से आपको अप्रूवल दिया गया कि आप आइए और इस फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटेल ट्रेडिंग में जो है यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। दुकान वाली जगह पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले सरकार से मांगिए अप्रूवल, फिर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसमें कि ई कॉमर्स भी है, फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आज की डेट में आपको देखने को मिलता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट सब में। आप जो है ना सब्जियाँ से लेकर आप लोग रेडी टू ईट फूड भी आप लोग मंगा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग का जो है एक अच्छा खासा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सरकार के द्वारा और क्या इनिशिएटिव लिया गया है। सरकार के द्वारा आप देखो टॉप प्रोडक्ट पे, यानी कि जो टोमेटो ओनियन पोटैटो है जो कि पूरे 12 महीने हमें ज़रूरत होती है और इसके बिना जो है हमारी सब्जी नहीं चलती है। तो ये टॉप में पहले ज़्यादा यहाँ पे फोकस दिया जा रहा था। ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है जो मुझे याद है कि 2018 के बजट में ये अनाउंस किया गया था। आज के डेट में जो है ना टॉप से यहाँ पे टोटल में आ चुके हैं। सरकार का कहना है कि टोटल यानी कि सारे फूड्स और वेजिटेबल्स में 50% सब्सिडी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज में दी जाएगी। नोटिफाइड फ्रूट में कोई ऐसा फ्रूट है जो कि आप देखो हम लोग बनाना हो गया, पपाया हो गया, मैंगोज़ हो गया, जिसमें कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो ऐसे फल में जो है एक अलग तरीके का सब्सिडीज़ दिया जाएगा 50% तक का। तो टॉप से टोटल में आ चुके हैं। पहले सिर्फ इन तीन ही जो है क्रॉप पे ध्यान दिया जा रहा था, अब सब में ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ड्राफ्ट किया जा रहा है नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019 का, जिसमें कि एक क्लियर रोड मैप होगा कि कैसे यहाँ पे जो ग्रोथ है हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स का वो अच्छे तरीके से बढ़ सके। साथ ही प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम है, जिसमें कि हमारे जो ये सेक्टर है ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का उसको और ज़्यादा फॉर्मलाइज करना है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, स्कीम है एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट करने का, जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है, और इसका एम है कि जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा।
इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या क्या स्कीम है संपदा योजना के तहत। आप देखो मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा, यानी कि बड़े बड़े फूड पार्क होंगे, और ऐसा हमारे देश में 22 फूड पार्क्स जो है वो ऑपरेशनल है, जितना 37 अप्रूव किया गया था। तो 2021 तक बताया जा रहा है कि 22 ऐसा मेगा फूड पार्क है जहाँ पे एक बड़ा सा पार्क है और यहाँ पे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि यहाँ से जो है आपका एक जो कहते हैं ना सप्लाई चेन, वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा। कोल्ड चेन यहाँ पे रहेगा जिसमें कि सामान को, अनाज को अच्छे तरीके से रखा जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी ज़रूरत है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देखो फूड प्रोसेसिंग और जो प्रिजर्वेशन कैपेसिटी है वो यहाँ पे क्रिएट की जाएगी। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। साथ ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। सेफ्टी, फूड सेफ्टी होगी और क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। संपदा स्कीम के अंदर यही है कि जितने भी हमारे देश में अनाज उग रहे हैं तो अनाजों को रखने का एक अच्छा व्यवस्था किया जाएगा। अनाजों को रखने के लिए जो वेयर हाउस की ज़रूरत है, कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, सप्लाई चेन को मेंटेन करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही लिंक बैठाया जाएगा और जो फूड सेफ्टी है कि सारे लोगों को यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जाए, उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा और क्वालिटी एश्योरेंस दी जाएगी कि सिर्फ यहाँ पे पेट भरने के लिए नहीं, एक न्यूट्रिशनल फूड्स जो है सारे लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। सो यहाँ पे संपदा योजना के तहत ये सारी बातें रखी गई है। लेकिन फिर भी आज तक आप देखो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हमारे देश में इस पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन आज तक कुछ बेहतर तरीके का इसमें ग्रोथ नहीं हुआ। तो क्यों ग्रोथ नहीं हुआ, क्या रीज़न है इसमें? तो सबसे बड़ी बात है कि लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन। इट मीन्स कि अनऑर्गेनाइज जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है हमारे यहाँ, वो 25 लाख यूनिट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आप देखो तो 74% तक का जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो वैसे सेक्टर्स में हमारे देश के 74% एम्प्लॉयमेंट है। 66% इन्हीं का यूनिट आप देखो तो ग्रामीण क्षेत्र में है, और 80% जो है वो फैमिली बेस्ड इंटरप्राइजेज है, यानी कि पूरे एक फैमिली ऐसा काम कर रही है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में वो जुड़े हुए हैं। परफॉर्मेंस और ग्रोथ देखें तो काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, लोगों को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, साथ ही पैसे की कमी होती है, लोगों के पास अवेयरनेस की कमी है कि कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करें, ब्रांडिंग की कमी है कि हमारे देश में जो भी क्रॉप फसल उग रहे हैं, जो भी हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उसकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ों की कमी है, जिसके कारण आज के डेट में हम लोग देखें कि एक अच्छा खासा फॉर्मलाइजेशन की कमी के कारण हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आगे नहीं बढ़ पाया है। सेकेंड है कि एडुकेट प्रोसेसेबल वेराइटीज़ की कमी है। यानी कि आप इस इंडस्ट्री में देखो तो रॉ मटेरियल की जो एक्सेस है ना, वो नहीं मिल पा रही है कि सही तरीके से जो है अगर कच्चा माल मिलेगा तो ही यहाँ पे जो है एक पैकेट फूड बन के निकलेगा। तो एक रॉ मटेरियल की जो एक्सेस होनी चाहिए वो बेटर तरीके से नहीं है। प्रोसेसर का जो लिंकेज है वो कमी है। एक्सपोर्ट करने वाला यहाँ पे नहीं है। बल्क परचेज करने वाला, यानी कि जो किसानों से पूरे पूरे एकदम थोक में पूरा परचेज कर ले, ऐसा कोई नहीं है। कोई ऐसा स्कीम नहीं है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है। तो ये एक अच्छा खासा लिंकेज नहीं बना है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मिसमैच देखने को मिल रहा है कि क्या इंडस्ट्री को ज़रूरत है और क्या इंडस्ट्री तक सप्लाई हो पा रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि इनएडुकेट फोकस है। आज तक जो है सही तरीके से फोकस नहीं दिया गया, क्वालिटी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। हमारे देश में जो भी आप देखते हो कि फूड से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे आपका जो प्रोसेस्ड फूड होता है, एक्चुअली इसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती है। पुअर क्वालिटी आप कह सकते हो। जैसे आप एग्जांपल ले लो वेजिटेबल्स का, तो उसको सही तरीके से वॉश नहीं किया जाता है, और वॉश नहीं किया जाता तो रेडी टू फूड ईट फूड जो बनाया जाता है वो भी उस तरीके का क्वालिटी अप्रूव नहीं हो पाता है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ एक सही तरीके का सप्लाई चेन मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उसकी कमी देखने को मिलता है, जिसके कारण जो इंडस्ट्री का ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। तो एक सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप है, जिसके कारण आप देखो कि प्राइमरी प्रोसेसिंग से लेकर सेकेंडरी प्रोसेसिंग तक, और उसके बाद जब मार्केट तक पहुँचाना होता है सामान, तो ये काम सही टाइम पर सही तरीके से नहीं हो पाता है। अदर कांस्टेंट भी बताया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि ये सारे प्रोग्राम को करने के लिए एक ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, जिसकी कमी देखने को मिलती है। न्यू रिलायबल की अवेबिलिटी कम देखने को मिलती है। बेटर एक्यूरेसी नहीं है कि कैसे जो है इक्विपमेंट वगैरह का इस्तेमाल करें, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्री की हमारे देश में कमी देखने को मिलती है। तो ये सारे इतने कॉन्स्टेंट है, जिसके कारण आप देखो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज के भी डेट में हमारे देश में जो है आगे बढ़ के नहीं निकल पाया है। अब कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि वेल डेवलप्ड जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, ये काफ़ी हेल्प करेगा कि हमारे जो क्रॉप
जितने भी फसल बर्बाद होते हैं वो कम हो पाएगा, वैल्यू एडिशन इंप्रूव हो पाएगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट कर पाएंगे। इवन आप देखो कि जो किसान की इनकम है वो डबल हो पाएगा। किसान की इनकम का सपना है कि हमारे देश का सपना है, हमारे देश की सरकार का सपना है कि किसान की इनकम को 2022 तक डबल करना है, तो ये भी हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट निकल कर आ पाएंगे, हम लोग जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे और एक्सपोर्ट से अर्निंग हो पाएगा। तो एक काम यानी कि एक इंडस्ट्री पे इतना अगर फोकस दे दिया जाए तो उससे एसोसिएटेड बहुत सारे सब इंडस्ट्री है, सब एरिया है जिसपे कि ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ज़रूरत है कि एक अच्छा खासा जितनी भी क्रिटिकल इश्यूज़ है, चाहे फूड सिक्योरिटी को लेकर, फूड इन्फ्लेशन को लेकर और न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करने को लेकर, ये सारे चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें फोकस देने की ज़रूरत है कि सप्लाई चेन को कैसे स्मूथ किया जाए, और ये तभी हो सकता है जब हम लोग एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, क्वालिटी स्टैंडर्ड दे सके, साथ ही हम लोग का जो सप्लाई है फॉर्मल क्रेडिट का पैसे का जो सप्लाई है वो सही तरीके से हो सके। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है पर्टिकुलरली उनको देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्मॉल और जो लघु छोटे और लघु उद्योग है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पे ये जो फूड प्रोसेसिंग का काम है वो बहुत बेहतरीन तरीके का होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके पास पैसे नहीं होते। तो पैसे अगर प्रॉपर तरीके से दिया जाए तो ये भी अपना काम बेटर तरीके से करेंगे। साथ ही स्किल्ड लेबर की कमी है हमारे देश में, तो लोगों को एक अच्छा खासा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, स्किल प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि क्या होगा कि उनको जो है ये सारी चीज़ें मिल पाएगी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 का है, जो कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना कि वो एक अच्छा खासा हमारे यहाँ का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको एक बहुत ह्यूज जो है बिग पुश मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूजन एक बहुत बेटर कंक्लूजन बताया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग डायरेक्टली अपने आंसर राइटिंग में जो है इंक्लूड कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल मैं कहूँगी कि इसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता चल गई कि क्या कमी है, कहाँ कमी है, क्यों किया जा रहा है, कैसा सप्लाई चेन है, तो आपको ईच एंड एवरी फैक्टर्स पता चला होगा। अब ये आप लोग देख सकते हो कि सनराइज सेक्टर्स है, यानी कि सनराइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आप समझ सकते हो कि जब सूर्य का उदय होता है तो सारी चीज़ें रोशन हो जाती है। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग को सनराइज सेक्टर कहा जाता है, कि एक ऐसा सेक्टर है ना कि अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे ध्यान दे दें तो इससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे हमारे देश में जो है फार्मर्स किसानों की हालत सही हो जाएगी, इससे हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सारे लोगों को यहाँ पे खाना मिल पाएगा, सस्ते दाम पे जो है सामान मिल पाएंगे। साथ ही साथ हम लोग बाहरी देश को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उससे हमारे देश में जो हमारा आज के डेट में आप देखो कि ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इस चीज़ को भी हम लोग ट्रेड डेफिसिट को भी यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। तो एक ऐसा सेक्टर है ना जिससे कि हम लोग इस पे ध्यान देते तो बहुत सारी एसोसिएटेड सेक्टर्स भी हमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो यही चीज़ें कहा जा रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में आप समझ गए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के साथ इसको जोड़ा गया है। साथ ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका कॉम्पोनेंट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये सारी बातें, साथ ही ये फैक्ट्स एंड फिगर है क्यों हम लोग इसको पुश किए हैं, और संपदा योजना के बारे में भी आपको पता चल गया क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानने का, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम चैलेंजेस इश्यूज़ नहीं देखोगे तब तक आपको कोई सेक्टर के बारे में ना डिटेल समझ में नहीं आएगा। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना। आई होप कि आपको ये लेसन हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।